ठीक है ना। तो हम मोल्स स्टार्ट करें बेटा। मोल्स मोल्स के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे, जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास। हम्म रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो आपके पीरियोडिक टेबल होता है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में जैसे अगर आपको किसी एलिमेंट का मास कहें, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे ऑक्सीजन का मास देख के बताएं या फॉर एग्जांपल सोडियम का मास देख के बताइए, तो जो एक सिंगल जो उसका एटम होता है ना, उसका जो आपके पास बेटा जो मास लिखा होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। तो जो सिंगल एटम का जो आपके पास मास लिखा हुआ होता है, उसकी जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, और आपके पास दो चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती है ना, एक तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं, एक तो आपके एटॉमिक नंबर लिखा होता है और दूसरा क्या लिखा हुआ होता है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, आप अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, आप डायरेक्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे। ठीक है। उसमें आपके पास दो नंबर लिखे हुए होते हैं, एक इस तरह से 11 और एक 23। अब ये जो 11 यानी ये वाली जो चीज है कि आप इस तरह से आप इसको लिखते हैं, ये आपको मेरे ख्याल से जो आपका शुरू के जो चैप्टर्स है उसके अंदर एक्सप्लेन की जा चुकी होती है कि जो आपके पास एक आपके सबस्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा हुआ होता है, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाला है ना, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज ए आर। ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली जो 23 आपके पास लिखा है, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है। इसी तरह से बेटा आपके पास ऑक्सीजन है, जैसे अगर ऑक्सीजन के एटम है, वो अगर आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है तो किस तरह से लिखा होता है, 8 and 16। तो 8 जो है वो उसके पास का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो आपका क्या होता है, उसका 16 होता है। ठीक है। तो इस तरह से राइट। आप जो है डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से ले रखते हैं। दूसरी बात बेटा, इसके लिए रिलेटिव की टर्म क्यों लिखी हुई है, what does mean by the relative atomic mass? रिलेटिव एटॉमिक मास यानी आपने इसका किसी से कंपैरिजन किया हुआ बेसिकली। ठीक है। तो जो पहले साइंटिस्ट थे ना बेटा, उन्होंने जब रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो सबसे पहले तो उन्होंने एवरेज मास निकाला था ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज मास कैसे लिया था उन्होंने, एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स। शायद आप ये पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। तो जो आप रिलेटिव एटॉमिक मास आप निकालते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले आप एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है। यानी अगर आपके पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 एटम्स हैं कहीं पे। ठीक है ना। हाइड्रोजन के आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 एटम्स हैं, तो उसमें से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है ना, उसमें 90% जो है वो हाइड्रोजन मानो। ठीक है। और आपके पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल 6% जो है वो आपके पास हाइड्रोजन 2 के एटम्स हो। ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास 6 के हो गए, 96 4% जो है वो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 4% जो है वो हाइड्रोजन जो आपका 3 होता है। ठीक है। उसके उसके आपके पास एटम्स हैं। यानी 100 एटम्स में से आपके पास 90 जो है वो हाइड्रोजन 1 के हो गए, 6 जो है वो हाइड्रोजन 2 के हो गए और 3 जो है वो हाइड्रोजन 3 के हो गए। ठीक है ना। ये आपके पास हाइड्रोजन 1 के आइसोटोप्स हैं, के एटम्स हैं, और ये हाइड्रोजन 2 के आइसोटोप्स के एटम्स हैं, और ये हाइड्रोजन 3 के आइसोटोप्स आप पढ़ चुके हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होता है। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसमें डिफरेंट होता है, इसी वजह से उसका मास भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में आपके पास दिया हुआ होता है ना, इट इज बेसिकली द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना। जो आपके पास डिफरेंट परसेंटेजेस उसके आइसोटोप्स की होती है, उनका आपने क्या लिया हुआ होता है, एवरेज मास लिया होता है। ठीक है। और फिर उसको रिलेटिव क्यों किया जाता है, उसको आप डिवाइड कर लेते हैं 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 से। ठीक है। ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है 1/12, क्योंकि बेटा पहले जो आपके पास एलिमेंट्स शुरू में जो साइंटिस्ट वगैरह ने डिस्कवर किए थे, उनके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स तो सर डिस्कवर नहीं किए थे, और कार्बन आपके पास एक ऐसा एलिमेंट था जो एबेंडेंट फॉर्म में था। ठीक है। मतलब कार्बन को सभी जानते थे,
कार्बन मतलब इतना पुराना एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन कार्बन जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा आसानी से आपने कोल जलाई, कार्बन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। आपने कोई भी चीज जलाई, बर्न की, वो किसमें फाइनली कन्वर्ट हो गया, कार्बन। तो कार्बन बहुत ज्यादा अबेंडेंट में था, तो जितने भी नए एलिमेंट्स आते थे ना, उनके मास को कंपैरेटिवली लिखा जाता था किससे, कार्बन से कंपेयर करते हुए, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने जो है ना कार्बन को एज अ रेफरेंस बनाया है, तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं कि रिलेटिव है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसमें आसानी ये हो जाती है कि एक्चुअली आपके पास बेटा जो मासेस हम एटम्स के लिख रहे होते हैं, इट इज, आपने मास पढ़ा है कि मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। मास आपके पास जो होता है, इट इज व्हाट, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, सही कह रही हूँ। हेलो। यस। और वो बहुत स्मॉल होता है, कितना कम होता है, बहुत कम, 10⁻⁻31, 10⁻⁻27। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका जो मास होता है वो 10⁻⁻31 में होता है। और फिर जो आपकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, इनके जो मास होता है वो -27 में होता है, 10⁻⁻27। तो अब आप कैलकुलेशन में बार बार इन छोटी छोटी पावर्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव लेने से क्या होगा कि हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर अगर रिलेटिव एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो इसका मतलब इसका 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। उन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को प्लस करके आपके पास एटॉमिक मास कितना आ गया, 16 आ गया, सही। उसमें हमने उसके वो जो स्मॉलर मासेस है ना, उसको नहीं कंपेयर किया, क्योंकि जब आपने रिलेटिव टू कार्बन लिया ना, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, वो जो स्मॉल मासेस थे। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए बेसिकली आपके रिलेटिव एटॉमिक मासेस में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मास। ये चीज क्लियर हुई, सही। सही। तो इसीलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, सही है। अब एक मिनट में जरा आपकी जो बुक है ना, ऑर्डर, उसमें ही से मैं इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर लिखी हुई है उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास की, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास की बेटा वो डेफिनेशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपके पास, आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स की ये डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि हमें ना रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखवा रही हूँ इसकी डेफिनेशन, की डेफिनेशन आप लिखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आप पास पेपर सॉल्व करेंगे, यू विल सी के मिनिमम ऑफ 2 मार्क्स वी विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये याद करनी होती है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास की अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग आउटकम से डेफिनेशन है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ is the average mass of the isotopes of an element compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon। कार्बन 12 क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन के और भी आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, तो हमने कार्बन 12 लिखा है। कार्बन 12 जो आपका नॉर्मल आइसोटोप होता है, ठीक है बेटा, मतलब रेडियो एक्टिव सही। आइसोटोप नहीं होता। तो इसलिए हमने इसमें कार्बन 12 लिखना मस्ट है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में। तो इसकी जो बेटा जो स्पेसिफिक 2 लाइनों की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की आती है आपके पास मिनिमम भी। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। और इसी चीज को हम फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल वो आपसे डेफिनेशन कह देता है, तो डेफिनेशन की टर्म में आप लिख लें, और अगर वो आपसे कह देंगे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यू हैव टू राइट, तो आप इसको यूं लिख लेंगे, एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट।
डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा, 112 से लिखने से फायदा क्या होता है कि मास जो कार्बन 12 का होता है वो 12 ही होता है, तो 112 बाय इंटू 12 वो 1 ही आ जाता है नीचे, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो 1 ही होता है इसके अंदर, सही है। तो ऐसे बात है, जब 112 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एटम का जो मास है कार्बन 12 का, वो 12 ही होता है, तो 12/12 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सही। तो बस ये एक तरह से कंपैरिजन है, इसमें ये आपको ये पता चल रहा था कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 24 होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैग्नीशियम है ना उसका ट्वाइस मास होता है एज कम्पेयर टू कार्बन 12, सही है। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट आपका जिसका 6 है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कार्बन से जो है ना, इसका मतलब पहले लोग इस तरह से कंपेयर करते थे कि ये इससे इतना गुना ज्यादा है, ये इससे इतना गुना कम है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप जो है वो ये कह सकते हैं मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस हेवियर देन द कार्बन 12 एटम, सिंगल एटम, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर जिसका किसी का 6 है तो आप कह सकते हैं कि इट इज हाफ ऑफ द मास लेसर देन द कार्बन, सिंगल कार्बन एटम, ठीक है ना। तो इस तरह कंपैरिजन कंपैरेटिवली आप डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप ये दूसरी चीज बताएंगे, आपको एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट याद है कैसे निकालते थे, या वो भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कर लिया प्रैक्टिस। कैसे निकालते हैं, चलो एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास जो भी आइसोटोप्स होता है ना उसकी परसेंटेज अबेंडेंस आपको गिवन होती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप, आपको परसेंटेज अबेंडेंस पता होनी चाहिए अपने जो दूसरे आइसोटोप्स है ना उन सब की, मतलब जो भी आपका एलिमेंट, जैसे आप क्लोरीन को कंसिडर कर रहे हैं या हाइड्रोजन को कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट उनके एटम्स की क्या पता होनी चाहिए, जो उनके डिफरेंट आइसोटोप्स है उनकी परसेंटेज अबेंडेंस पता होनी चाहिए, उसकी मदद से यू कैन फाइंड आउट द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन 35 ले लेते हैं कि क्लोरीन आपके पास 35 है, और दूसरा आपके पास क्लोरीन 37 है। ये दोनों आपके पास बेटा किसके, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। और इनकी जो परसेंटेज अबेंडेंस है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई परसेंटेज अबेंडेंस इनकी बताइए, तो इनकी परसेंटेज अबेंडेंस जो रहेगी आपके पास, पहले आपको ये गिवन होनी चाहिए कि व्हाट इज द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ इट। परसेंटेज अबेंडेंस यानी अगर नॉर्मली आपके 100 इसके आपके एटम्स है, तो 100 में से कितने कार्बन 35 के होंगे और कितने कार्बन 37 के होंगे, ठीक है। तो कार्बन 35 की जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज अबेंडेंस जो है वो आपके पास ये एग्जैक्ट है जो बताई जा रही है, जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, दैट इज 75%। और 25% जो है ना क्लोरीन 35 की है। तो अब हम इसका निकालते कैसे बेटा एवरेज मास। ये एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम हम कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, बल्कि रिलेटिव जो एटॉमिक मास है वो आप कैसे निकालेंगे, दैट इज 75% ऑफ 35 ले लेंगे, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 7 ले लिया आपने, प्लस 25% ऑफ 37 ले लेंगे। और इसमें से कॉमन ले लें आप 100, क्योंकि हम 100 से डिवाइड करते हैं ना 75/100 या 25/100। तो आपने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, समझ में आ रही है बात, सही है। सही है। अब आप निकाल लें क्या है आपके पास। जी बेटा। जी बता रहे हैं बेटा।
बस कर रहा हूँ क्या? कैलकुलेटर आपको दो नाइन तो नाइन ये था। बस 35.5। सही। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपका जो आंसर है ना 35 है। इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू भी कहलाता है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता तो हम इसको सिंपल कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड व्हाट एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, दिस इज व्हाट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जिसमें हमने उसके जो आइसोटोप्स हैं ना उनका एवरेज लिया है, और इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को बेसिकली आपने जो 12/12 आपने लिया था ना उससे भी आपने डिवाइड किया। 12 आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया कार्बन का, और वो 1/12 था तो उससे डिवाइड करके ये हो जाएगा 1। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सही। तो आपके पास वो 12/12 वाली चीज भी थी। 12 जब रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास किसका हो गया था कार्बन का, उसको आपने 1/12 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा फाइनली। जो मैं आपको कही थी कि डिनोमिनेटर में हमेशा इसमें 1 ही आ जाता है, तो उसको लेने से आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली आप एवरेज मास ही निकाल रहे होते हैं आइसोटोप्स के। एक और मैं तुम्हें दे रही हूँ, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नियॉन की, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नियॉन 10 × 20 की जो है ये 90% है परसेंटेज अबंडेंस। और नियॉन 10 × 22, इसकी परसेंटेज अबंडेंस जब आपकी 10% है। ठीक है बेटा, आपने फाइंड आउट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। जी कैसे करेंगे। बस 10 × 90 प्लस 10 × 10 हो जाएगा। पर 10 क्या तो नहीं, देखो ट्वेंटी डाइनट। इंटू 19 ट्वेंटी टू इंटू 20 नाइन्टी प्लस एंड देन टेन 10 इंटू इंटू प्लस 10 × 22 22 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100। बस 20.2। 20.1, ठीक है। सही। अब दूसरा बेटा आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हो गया। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है यही आपके शो हो रहे होते हैं किसमें बेटा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एमआर से। ठीक है, अब ये आपके पास बेटा क्या होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये आपके पास एवरेज मास होता है। ये आपके पास बेसिकली मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड।
और उसको फिर आप कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि रिलेटिव है, तो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 उसी तरह से। सही। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब वो जो नीचे वाली इसका डिनोमिनेटर है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी आपके पास डिफाइन करने के लिए आ जाए या कभी आपको इसका फॉर्मूला लिखने के लिए एग्जामिनर स्पेसिफिकली कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन की टर्म में आपको याद होना चाहिए। सही है। अदरवाइज कैलकुलेशन में वो जो 1/12 आपका है जो एटम ना, उसको हम यूज नहीं कर रहे। हमारी बात समझ। जी बस। बस उसको याद रखने के लिए ना आपने इसको करना होता है कि आप जो मॉलिक्यूलर मास है ना उसकी डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज द एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब वो एवरेज मास हम कैसे निकालते हैं वो अभी हम देख लेते हैं कि हम वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आसान है, अभी मैं तुम्हें एक याद दिलाऊंगी तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने कैसे किया था। सही है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बल्कि आपकी इसमें डेफिनेशन भी नहीं दी हुई है, लेकिन अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो मैं वही लिखवा देती हूँ। ठीक है, कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो आपके पास क्या हो जाएगी, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज द एवरेज मास वन कंपाउंड और a compound compared to 1/12 of the mass of वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो बेटा इसकी भी डेफिनेशन जो है ना हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। डेफिनेशन आपकी वैसी है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अच्छा देखो, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं बेटा, तो वो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूलर एलिमेंट भी होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी होते हैं। एग्जाम्पल मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दूं, जो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से आपके पास बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। सही है। तो ये आपके पास क्या है, जो मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट की फॉर्म में, यानी O2 है। दो आइटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट कहलाएंगे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सही है, हाइड्रोजन है। ग्रुप क्या, तो तुम्हारे पास जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है, इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। ऑल दीज आर व्हाट, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। क्लियर। और सही। कंपाउंड्स तुम्हारे पास कौन से हो गए बेटा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसे वाटर है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे, मीथेन, इथेन जो आप सारे पढ़ते हैं, अल्कोहल्स पढ़ते हैं, फिनॉल वगैरह, इनके नाम आपने सुने होंगे। ऑर्गेनिक में आपने इतने ही नाम सुने, तो अभी इतने ही काफी है आपके लिए। तो बेटा ये जो होता है ये आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। क्लियर। इसी तरीके से एक होता है आपके पास रिलेटिव फॉर्मूला मास। रिलेटिव फॉर्मूला मास के अंदर यही जो आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ना, रिप्रेजेंट ऑफ MRC करेंगे, लेकिन उसमें आपके पास क्या आ जाता है, रिलेटिव फॉर्मूला मास में आपके आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। और उसके लिए टर्म मॉलिक्यूलर मास की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला मास। आ रही बात समझ में। जी मिस। मतलब आपके पास होता यही है, MR ही होगा, बस उसमें आप क्या यूज करेंगे, रिलेटिव फॉर्मूला मास यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसमें आपके पास क्या होगा, द रिलेटिव, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रही, द रिलेटिव, क्योंकि लिखना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर लर्निंग आउटकम, तो हमें लिखना इसको जरूरी नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है ना, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है इसका मतलब वो आपके सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स, और रिलेटिव फॉर्मूला मास कहा जाता है इसका मतलब ऑल दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है।
और आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के दरमियान जो डिफरेंसेस है, यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन द योर ग्रेड 9, ठीक है ना, उसमें आप पढ़ चुके हैं इसको डिटेल। तो रिलेटिव फॉर्मूला मास में बेटा आपके पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें आपके पास क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनका एवरेज मास होता है ऑफ वन फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट जो आपके पास होता है वहां पे गिवन। ठीक है, उसको आप कंपेयर करते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है, उसका अगर मैं आपसे कहूंगी तो उसका मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं कहूंगी, बल्कि मैं आपसे आपको कहूंगी रिलेटिव फॉर्मूला मास बताऊंगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूंगी दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड में जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, जो बेसिस होती है वो आपके पास, जो अल्कलीज होते हैं वो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, आपके पास जो सॉल्ट्स हैं वो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, उन सबका रिलेटिव फॉर्मूला मास होता है। सही है, क्लियर हो गई बात ना सही। की। अब हम निकालते कैसे हैं, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर मैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स की बात करूँ, तो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे। वैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, ठीक है ना। वैसे में ऑक्सीजन का निकालें, ऑक्सीजन का आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि टू एटम्स, कितने एटम्स है, इन वन मॉलिक्यूल यू हैव टू एटम्स। तो टू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिलेटिव एटॉमिक मास। आपको ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है आपको वो कहाँ से मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल से। और अगर आप पीरियोडिक टेबल, इफ यू ओपन योर पीरियोडिक टेबल, यू विल सी द रिलेटिव एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 16। ठीक है ना, तो इसका मतलब व्हाट विल बी योर आंसर, ट्वाइस ऑफ 16, ठीक है ना। सो द आंसर इज व्हाट, 32। सो 32 इज व्हाट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप नाइट्रोजन का मालूम करें, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के बीच में दो एटम्स, ठीक है। तो अब आप इसको कहते हैं क्या करेंगे, इसको सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, 2 हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया आपके पास 28। क्लियर, समझ में आ रही बात। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्लोरीन का निकाल, ठीक है ना, ग्रुप 7 के एलिमेंट भी सारे मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स होते हैं। तो सिंगल अगर आप प्योर टेबल ओपन करेंगे तो 35.5, अभी आपने खुद ऑलरेडी निकाला था कि उसका 35.5 आया था आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 71 इज योर रिलेटिव मॉलिक्यूल। क्लियर। सही। तो इस तरह बेटा मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में कौन से आ जाएंगे तुम्हारे पास, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में फॉर एग्जाम्पल तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, जैसे वाटर है H2O। अगर मैं आपसे कहती हूँ भाई H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट, ठीक है ना, H2O का, तो H2O कैसे निकालेंगे, आप पहले देखेंगे हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2, दो एटम्स है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के रिलेटिव एटॉमिक, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था 1। सही है, इसके ऑक्सीजन के एटम इसमें कितने 1 ही है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिलेटिव एटॉमिक मास यानी 16 से। तो टोटल तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा 2 + 16 यानी 18। क्लियर। सही। इसी तरह से मैंने आपसे कहा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के एटम्स है 1 है। कार्बन का अगर आप देखेंगे एआर तो कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 12 + 32 यानी हो गया आपके पास 44। क्लियर। सही। अब इसी तरीके से अगर आपसे कहेंगे भाई मीथेन का निकालें, निकाल सकते हैं आप। ठीक है,
1 एटम कार्बन का है और कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 होता है। 4 एटम हाइड्रोजन का है, उसका 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 16। सही है। तो इस तरह से बेटा हम आपकी निकाल आवाज सकते हैं। कट रही है। हाँ, यहाँ पे क्लियर हो रही है, मैं शायद हल्के भी बोली थी अभी। सही है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? जी मैं सही है। हाँ। अच्छा, इसी में तरह थोड़ा सा एक मुश्किल दे देती हूँ इसका मैं, अगर मैं यूं दूं। ठीक है ना, ये इथेनॉल है। सही है ना, तो इसका कैसे निकालोगे? अब कार्बन के तुम्हारे पास कितने हो बस गए? 2 12 एटम। इंटू 2 12 प्लस हाइड्रोजन प्लस के सारे 5 एटम्स इंटू एक 1। साथ कर लो। हाइड्रोजन के देख लो, 5 यहाँ पर है और एक यहाँ पे, तो 6 हो गया। ठीक है 5 ना? इंटू 6। तो 6 × 1 हो गया। यानी टोटल एटम्स है हाइड्रोजन के कितने हैं? 5 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल हो गए 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर। सही है। हाँ। मतलब एक साथ कर दो अगर अलग अलग लिखे हैं। सही। कितना आ गया अब आपके पास आंसर? 24 प्लस 6 30 30 30 46। सही। नहीं, हाँ, 30 46 सही। अब इसी तरीके से बेटा ये तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं, आयनिक कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल इसको भी एमआर ही लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है ना, सोडियम का 23 होता है, 1 × 23। प्लस क्लोरीन का क्या होता है? 1 × 35.5। तो कितना आ जाएगा? 23 प्लस 35.5, यानी कितना हो गया ये आपके पास? 58.5। ठीक है ना? सही। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा कि भाई थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल्स में आप ले लेंगे इसको। ठीक है ना? फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप निकाल लें इसको। ठीक है, 2 × 1। क्योंकि एसिड्स के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन क्योंकि इसमें आयन्स है आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप इसको आयनिक पे भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वैसे मेनली इसके अंदर जो बॉन्डिंग हुई होती है बेटा कोवेलेंट होती है। सही है। और फिर सही। सल्फर का कितना है? सल्फर का एक एटम है, तो ये हो जाएगा 1 एटॉमिक मास है, दैट इज 32। फिर ऑक्सीजन का हो गया आपका 4 × 16, सो यू विल फाइंड इट आउट। कितना हो जाएगा आपके पास? 2 प्लस 32 प्लस, ये कितना हो जाएगा आपके पास पर फाइनली? 98। ठीक है। इसी तरह जरा सा एक और, जैसे ये वाले अगर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, थोड़े से मुश्किल वाले करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आ गया। ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट और इसको कैसे लगेगा? कैल्शियम के कितने एटम्स है? एक है। कैल्शियम का होता है 40। सही है ना? रेट बेटा।
नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन के इसके अंदर कितने एटम्स हो गए? आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना। तो नाइट्रोजन के दो एटम्स हो गए, यहाँ पे समझो वन लिखा हुआ, 1 into 2, दो एटम्स हो गए, ठीक है ना? तो 2 into 14 रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का नाइट्रोजन के 14 होता है। ऑक्सीजन के कितने हो गए बेटा? 2 times 3 यानी 6 एटम्स हो गए। तो 6 × 16। आ रही है बात समझ में? इसको ऐसे करेंगे, क्लियर? जी बस। तो अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 14। 160, ठीक है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? एक मैं आपको दे रही हूँ, 1 मिनट रह गया, जरा मुश्किल है, थोड़ा सा आप करके बताएं। सही है? ए, फोस्फोरस का मैं तुम्हें देख के बता देती हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है अभी। इसलिए फॉस्फोरस का कितना होता है? 31 है। फोस्फोरस का 31। ठीक है, फोस्फोरस के कितने एटम्स हो जाएंगे? 2। और ऑक्सीजन के? 8। ठीक है बस।